कांग्रेस के बागी नेता पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर यह बड़ी खबर है। दरअसल आज तक को सूत्रों से जानकारी मिली है कि अमरिंदर सिंह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। एक पखवाड़े के भी कैप्टन नहीं, पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। नई पार्टी को लेकर अमरिंदर सिंह करीब दर्जन भर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों के संपर्क में हैं और इस संबंध में वो कुछ किसान नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाएंगे नई पार्टी। नंबर वन, आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। अमरिंदर जल्द करेंगे नई पार्टी का ऐलान। दर्जन भर कांग्रेस नेताओं के संपर्क में अमरिंदर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर यह सबसे ताजा जानकारी है। पिछले 12 दिनों से अमरिंदर के अगले कदम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। आज तक कुछ सूत्रों के जरिए अमरिंदर के अगले कदम की एक्सक्लूसिव जानकारी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। एक पखवाड़े के अंदर कैप्टन नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। नई पार्टी को लेकर अमरिंदर सिंह करीब दर्जन भर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों के संपर्क में हैं। इस संबंध में वो कुछ किसान नेताओं से भी मिल चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला लें। बारह दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक न कैप्टन के तेवर बदले हैं, न पंजाब में कांग्रेस का संकट खत्म हुआ है। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कल अमरिंदर ने जब एक और बाउंसर फेंका तो सियासी खलबली मच गई। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने बीजेपी जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। I will tell you later. I've already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. अमरिंदर सिंह का साफ तौर पर कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे और इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया है वो ठीक नहीं है। वो इस तरह की बेइज्जती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का जिक्र हटाकर भी अपने तेवर का संकेत दे दिया है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तो उन्होंने कहा भी मैं इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा देंगे वो क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो ये चीजें हो रही है। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक परिवार होता है, परिवार में कोई भी सदस्य चला जाए तो उसकी कमी तो महसूस होती है। अमरिंदर के कल के बयान से ही सवाल उठा था कि अगर वो बीजेपी में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। सूत्रों के जरिए अब ये जवाब मिल गया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। इधर कैप्टन बाउंसर पर बाउंसर दाग रहे हैं, उधर चंडीगढ़ में सिद्धू को मनाने का काम जारी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कल की बातचीत भी बेनतीजा रही। अगले दौर की बातचीत फिर संभावित है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चन्नी एडवोकेट जनरल को हटाने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी को 4 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। कमेटी में सीएम नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव शामिल होंगे। जिन अफसरों को लेकर विवाद है उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। सीएम और सिद्धू अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार करेंगे। दोनों पक्ष नए नामों के साथ पार्टी कमेटी की बैठक में चर्चा करेंगे। पार्टी आलाकमान इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। और पंजाब के पूरे विवाद को अगर कांग्रेस का कोई एक नेता करीब से देख रहा है तो वो हरीश रावत हैं। इस बीच हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, देखिए ये साफ कर दिया गया है कैप्टन की तरफ से कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, ये तो तय है, और बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। अलग पार्टी बनाकर अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, ये महज एक अजम्पशन अगर ले ले, क्योंकि लगातार चुनाव वो जीतते आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का वो हिस्सा रहे हैं, कांग्रेस ने कभी हार का मुंह नहीं देखा पंजाब में, तो विलय की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। हो सकता है वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर तब वहां पर सरकार बना ले। देखिए नेहा, बातों को समझना होगा। इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी खुद की पार्टी बना चुके हैं। पंथक अकाली दल के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी, लेकिन उस समय में उनकी उम्र 40 साल थी और अब वो तकरीबन 80 साल के हो गए हैं।
यादव कैप्टन अमरिंदर राय के कट्टर समर्थक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि पंजाब में विधानसभा चुनावों में सिर्फ वक्त 5 महीने का बचा है और इन 5 महीनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरीके से पार्टी बनाएंगे, क्योंकि पार्टी बनाना इतना बड़ा आसान काम नहीं है जितना लग रहा है। हालांकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह संकेत दे रहे हैं और जिस तरीके से उनकी रायशुमारी चल रही है, लग ऐसा भी रहा है कि किसान नेताओं के साथ वो लगातार संपर्क में है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने साथ तमाम किसान नेताओं को जोड़ लें और उनको लेकर अपनी पार्टी का गठन करें। नेहा, शुक्रिया बहुत बहुत आपका सत्येंद्र चौहान, हमारे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ। और पंजाब के पूरे विवाद को अगर कांग्रेस का कोई एक नेता करीब से देख रहा है तो वो है हरीश रावत। और हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। पिछले कई महीनों से उन्हें बार बार विवाद शांत करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। पूरे विवाद पर आज तक संवाददाता दिलीप सिंह राठौर ने हरीश रावत से खास बातचीत की, सुनिए। सर, आज तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चन्नी को बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंचाने के लिए आपका भी नाम बार बार आता है कि आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने एक दलित मुख्यमंत्री की आगे बात की और आखिरकार दलित मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग कामयाब भी हुए। लेकिन सर, चन्नी को हमेशा से सिद्धू के करीबी माना गया और कैप्टन से थोड़ा सा अलग माना गया। इतना अच्छा और बड़ा फैसला लेने के बाद भी कांग्रेस के द्वारा ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू वर्सेस कांग्रेस कैप्टन हुआ और उसके बाद फिर सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन साहब ने आज अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का स्लोग तक उठा दिया, सब हटा दिया उन्होंने। देखिए, कैप्टन साहब कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं और कांग्रेस ने उनको बहुत दिया। अपने सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट को हटा करके उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। और 2 बार ऐसी स्थिति आई। एक बार सीएलपी के लीडर को हटा करके जो है सीएलपी का लीडर बनाया गया। तो हर बार कांग्रेस ने कैप्टन साहब के व्यक्तित्व को महत्व दिया। बरगाड़ी के मामले में जिस तरीके से हाईकोर्ट में सरकार लड़खड़ाई कैप्टन साहब के नेतृत्व में, उससे लोगों में चिंता व्याप्त हो गई और एमएलएज के एक बड़े हिस्से ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी और उन्होंने सीएलपी की मीटिंग बुलाने की मांग की, जिसको मानना पड़ा क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का, उसको पार्टी को मानना पड़ा। और कैप्टन साहब ने अपनी विजडम में कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और उन्होंने इस्तीफा दिया। उस समय तक सब चीज़ें शांत थी और अब ये ह्यूमिलेशन की थ्योरी निकाल करके अमित शाह से मिलना आदि कुछ संदेह पैदा करता है कि कुछ नई खिचड़ी भाजपा जो डिस्क्रेडिटेड फिश है पंजाब के अंदर, वो आड़ लेकर के नए मुखौटे के साथ कुछ राजनीति करना चाह रही है। और कैप्टन साहब की भी कुछ वही बेहतर जानते होंगे कि आखिर कुछ तो होंगी मजबूरियां, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अब वो मजबूरियां क्या हैं ये कैप्टन साहब जानते होंगे या पुराने लोग जानते होंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि सेकुलर अमरिंदर सिंह जी यदि नॉन सेकुलर भाजपा के साथ किसी तरीके से भी खड़े होंगे तो वो अपने लिए खुद नुकसान उठाएंगे। जो स्थान उनका पंजाब की राजनीति में है और कांग्रेस की राजनीति में पूरे देश भर में है, उस स्थान को खोएंगे। इसलिए उनके एक पुराने मित्र 1980 से मेरी उनसे मित्रता है, उस मित्रता के नाते मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई गुस्सा है भी उनके मन में कहीं तो वो मुझ पर निकाले, वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिले, सब चीज़ों का समाधान निकल आएगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने सिद्धू जी के लिए कही, मैं अपने सब दोस्तों को कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे किसी काम से ऐसा इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि एक दलित और एक कमज़ोर वर्ग के गरीब परिवार के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से हम में कुछ बेचैनी है या छटपटाहट है। और सिद्धू जी को कुछ कहना भी था तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए था
और उसको सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं चोट पहुंचाई। और अब पंजाब से जुड़ी एक और खबर जिस पर पंजाब सरकार और विपक्ष में घमासान छिड़ गया है। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा सरकार को चिट्ठी भेजकर अपनी एजेंसियों के द्वारा एमएसपी पर की जाने वाली धान की फसल की खरीद 11 अक्टूबर से पहले शुरू न करने के लिए कहा है। धान की सरकारी खरीद आज से शुरू होनी थी। केंद्र सरकार की चिट्ठी में कहा गया कि बारिश की वजह से धान में नमी की मात्रा इस बार बनी हुई है। धान में नमी की मात्रा तय मानक पर पहुंचने के बाद ही एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद की जाए। केंद्र की चिट्ठी के बाद अकाली दल ने पंजाब की सरकार पर हमला बोल दिया। यानी ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ करे। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ पर उत्तों फरमान आ गया कि हुण 11 तरीक ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ना केंद्र सरकार ਨੂੰ किसानों की चिंता और सूबे की सरकार साडी एक दूजे के कपड़े पाउण लगी हुई है। मैनूं समझ नहीं आउंदी कि किसानों तो किस चीज का बदला लिया जा रहा है। और अब मुंबई से जुड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल मुंबई में सवाल ये उठ रहा है कि कहां हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। अगस्त के बाद से परमबीर सिंह का कोई अता पता नहीं। अटकलें तेज ये हैं कि एंटीलिया विस्फोटक केस में आरोपी परमबीर सिंह देश छोड़कर फरार हो गए। कहां है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। क्या चुपके से विदेश भाग चुके हैं परमबीर सिंह? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाने का सनसनीखेज आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर ये ऐसे सवाल हैं जिसमें देश की कई जांच एजेंसियां उलझ गई हैं, क्योंकि परमबीर सिंह से संपर्क ही नहीं हो पा रहा। परमबीर सिंह आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर मुंबई में अप्रैल के महीने में देखे गए थे, जब वो एंटीलिया केस में एनआईए के सामने 7 अप्रैल को पेश हुए थे। फिर स्वास्थ्य का हवाला देकर 5 मई से छुट्टी पर गए परमबीर सिंह लगातार छुट्टी बढ़ाते रहे। एनआईए ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में समन भेजा, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ। एनआईए की टीम छत्तीसगढ़, रोहतक सहित कुछ और जगहों पर गई, लेकिन कहीं भी परमबीर सिंह नहीं मिले। बताया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार से उनका आखिरी संपर्क अगस्त महीने में हुआ था, लेकिन इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए। विभिन्न मुकदमों में उनकी तरफ से वकील ही पेश होते रहे। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सन्नाटे में देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बगैर बताए वो देश कैसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए सरकार से मंजूरी जरूरी है। खास बात यह है कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी था। के लोगों में यह है और इस तरह की खबर चल रही जो विदेश चले गए, तो क्या आप लोगों के पास ऐसे तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है। इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना। नए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। आज वो वॉर मेमोरियल पहुंचे। से बात कर रहे हैं मेरे सहयोगी मंजीत नेगी। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और मोटिवेशन को बढ़ावा दिया जाए। हम जैसे मैं अभी बताया कि हमारे वायुसैनिकों में बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की, इसी से हमारी तैयारी पूरी हो सकती है। और जैसे अभी मैंने बताया कि पूर्व वायुसेना अध्यक्षों ने काफ़ी बड़े कदम लिए थे आत्मनिर्भरता की ओर। मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर दृष्टि से हम स्वावलंबी रहें और आत्मनिर्भरता को और भी बढ़ावा दें।
हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह की चुनौतियां हमारी दोनों सरहद पर रही हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या खासतौर से चीन, पिछले 1.5-2 सालों के दौरान वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई एक दबाव बनाने पर। आगे आने वाले समय को देखते हुए किस तरह की तैयारी होगी खासतौर से सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ? आपको जानकारी है कि हमने जितना हमारे नया इक्विपमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है पिछले 1 साल में, जैसे कि रफाल फाइटर्स हैं या सर्फेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, सबको हमने बहुत कम समय में हमने उसको ऑपरेशनली रेडी करके तैनात किया था। इसी तरह जितना भी नया इक्विपमेंट आएगा उसको भी हम तुरंत ही ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के तौर से उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एनहांस करेंगे। ऐसे कौन से हथियार होंगे आने वाले दिन, चाहे मेक इन इंडिया की हम बात करें या फिर हम जो बाहर से मेक इन इंडिया के जरिए बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी जोर रहता है कि हम अपनी ताकत को मेक इन इंडिया के जरिए बढ़ाएं। इंडियन मेड DRDO की तरफ से प्रोड्यूस जो हैं, जैसे कि अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं, 83 एडिशनल LCA हैं, MR SAM हैं, आकाश एडिशनल हैं, ये सारे मेड इन इंडिया हैं और इसको हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, हमने देखा कि चाहे किसी भी चुनौती हो, अफगानिस्तान में किस तरह से लोगों को आपने रेस्क्यू किया या कोविड के समय या फिर सरहद पे किस तरह की जो चुनौतियां होती हैं, वायुसेना हर मोर्चे पर तैनात रहती है। क्या मैसेज होगा आपका अपने एयर वॉरियर के लिए, लोगों के लिए? ये वायु सैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमें चुनौती किस तरह से आएगी, किस प्रकार से आएगी, हम इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं, पर हमें ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस की तरफ से हमेशा हम तैयार रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का कहना है कि अपनी तैयारी ट्रेनिंग से हर मोर्चे पर हमेशा देश के लिए तैयार रहेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मजीद नेगी, दिल्ली, आज तक। और अब बात यूपी की उस मौत मिस्ट्री की जिसकी वजह से गोरखपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की कथित रूप से पुलिस पिटाई से मौत मामले में आरोप ये लगा कि पुलिस ने ही होटल में सबूत मिटा दिए। मनीष गुप्ता जिस कमरा नंबर 512 में ठहरे थे उसमें वारदात के बाद खून से सने एक तौलिए के गायब होने की बात कही जा रही है। वो कहां है तौलिया? होटल के CCTV कैमरे में क्या कुछ कैद हुआ? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। आज तक ने होटल मालिक से इन सवालों पर बातचीत की। हम जब आए, जब ये सारी घटना हो गई, जब हमें पता चला तो मैं CCTV कैमरा खुलवाया। मैं तो उसमें कुछ जानता नहीं था, लेकिन ये खुलवाया तो देखे SHO की गाड़ी बाहर खड़ी है और वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ आए जो है रिसेप्शन पर, इससे बात कर रहे हैं और सारा वही जो है कागज वगैरह हाथ में लिया, GRC फॉर्म वगैरह, और ले करके जन ऊपर गए, वहाँ दिखा दे रहा है। जब रूम में जा रहे हैं तो वह नहीं दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है 10 से 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, में घड़ी तो देखा नहीं, उधर से वह जो कह रहा था हमें बहुत मारे हैं, उसको ले करके आए और एक हाथ में तौलिया लेते उसको दे रहे थे, लपेट रहा था, लपेटने के लिए। लेकिन वो बार बार जो उनका साथी था वो रूम में ही जाना चाह रहा था। तो जब वो रूम में गए तो थोड़ी देर बाद निकले तो देखे, उसके बाद फिर कोई गया, हमारा ही आदमी, ऊपर से हमारे कर्मचारी रहते हैं, सोए रहते हैं, सब ड्यूटी से छूटे थे, सोए थे। तो जो हमारा एनसी का कैप्टन है वो उसको बुला के ले आया। एक वेटर थे, वेटर का कैप्टन, उसको बुला के ले आया और 2 लोग वही पाँव पकड़े और 2 लोग जो सिपाही जो है हाथ पकड़े थे और उनको उठा करके ले आए लिफ्ट के सामने। लिफ्ट से नीचे किए, लिफ्ट से नीचे करने के बाद गाड़ी में वो अपना लादे और उसके बाद मानसी हॉस्पिटल के लिए बता करके यहाँ से गए। अच्छा, कैमरे में आपके कितने पुलिस वाले रहे होंगे? जो आपने देखा होगा फुटेज में ऊपर से नीचे तक, आपको कितने पुलिस वाले? अब देखिए, उस समय कैमरा 6 बजे तक था मेरे पास, वो तो पुलिस कस्टडी में हमें लगता है 6 लोग थे, 5 से 6 लोग। 5 से 6 लोग। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि उसकी पत्नी जो आई थी मृतक की, वो कह रही थी कि एक खून से सना हुआ तौलिया जो है वो बेड के नीचे था। तो ये भी क्या आपके नजर में आया था एक बार? नहीं, मैं तो उस रूम में अभी तक नहीं गया हूँ। या हमें भी बताया गया कि 2 बजे रात को जब वो सामान अपने पति का लेने के लिए आई थी, मेरे पास चाबी था ही नहीं। जब यह घटना हुई उसी दिन से चाबी जो है SHO साहब के पास थी। तो उसके बाद 2 बजे जब वो फोन आया था होटल पर कि हम लोग आ रहे हैं, सामान लेंगे, जनबाद चाबी ले लीजिए, तो उनको बुलाया गया। तो कोई SI आए और उनके सामने वही रूम खोले और वह सारा सामान अपना लेके जा रही थी। तो मुझे भी बताया गया जो उसमें कुछ खून वगैरह लगा था, वह तौलिया उस रूम में था। वो तौलिया शायद जनबा उनको हाथ लगा और कुछ शायद हॉस्पिटल जो SI आए थे उनको दे दिया गया है।
गोरखपुर के 6 पुलिस वालों ने एक 4 साल के बच्चे के बाप को जानवरों की तरह पीट पीट कर मार डाला। 6 पुलिस वालों ने कानपुर के व्यापारी को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अब मनीष गुप्ता की पत्नी और परिवार इस बात पर अड़ गए हैं कि पुलिस उनके केस में कुछ नहीं करेगी, जो करेंगे सीएम ही करेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता को कहीं और नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि गोरखपुर में 6 पुलिस वाले मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं और इसलिए मनीष गुप्ता केस में सियासत हावी हो रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। 27 सितंबर गोरखपुर का होटल कृष्णा पैलेस। 27 सितंबर को मनीष गुप्ता कानपुर से गोरखपुर आते हैं। अपने दोस्तों, बिजनेस पार्टनर प्रदीप चौहान और हरदीप सिंह के साथ तीनों गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में होटल कृष्णा पैलेस में रुकते हैं। तीनों दोस्त एक ही कमरे में रुके थे, कमरा नंबर 512। शाम को कुछ बिजनेस मीटिंग के बाद तीनों दोस्त रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक था। रात 12:30 बजे गोरखपुर का होटल कृष्णा पैलेस। तीनों दोस्त गहरी नींद में थे। रात के करीब 12:30 बजे थे और तभी उनके कमरे की घंटी बजती है। हरदीप सिंह दरवाजा खोलते हैं। सामने वर्दीधारी 6 पुलिस वाले खड़े थे। इससे पहले कि हरदीप कुछ पूछ पाते, सभी 6 पुलिस वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। मनीष गुप्ता और प्रदीप अब भी बेड पर सो रहे थे। इन 6 पुलिस वालों में से एक रामगढ़ ताल थाने का एसएचओ JN सिंह भी था। वो हरदीप सिंह को कहता है कि उसे सूचना मिली है कि होटल में कुछ संदिग्ध लोग रुके हैं, लिहाजा तलाशी लेने आए हैं। शोर सुनकर अब तक मनीष और प्रदीप भी जाग चुके थे। पुलिस सभी से आईडी मांगती है। तीनों अपनी आईडी दे देते हैं। इसके बाद इनके सामान की तलाशी ली जाती है। वक्त काफी लग रहा था। नींद के झोंकों में अचानक मनीष पुलिस वालों से पूछ बैठते हैं, आखिर मामला क्या है? इतनी रात को वो उनके कमरे में क्या कर रहे हैं? परेशान मनीष इसके बाद अपने घर फोन कर देते हैं। फोन अपने भतीजे दुर्गेश गुप्ता को किया था। ये बातचीत फोन में रिकॉर्ड हो गई। इसलिए पहले मनीष गुप्ता की वो आखिरी बात सुनिए जो उसने उस वक्त की जब गोरखपुर पुलिस उसके कमरे में मौजूद थी। ये लोग आपके क्या कर रहे हैं? ये लोग हम लोग सो रहे थे, अचानक से रूम में आए हैं और सारी चीजें चालू हुई। चुप रहो यार। फोन रखने के बाद मनीष फिर से पुलिस वालों से पूछते हैं कि आखिर इतनी रात उन लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं। मनीष के दोस्त हरदीप सिंह की माने तो मनीष के इतना कहते ही पुलिस वाले भड़क गए। मनीष के इतना भर कहने के बाद अचानक एसएचओ और उनके साथी मनीष की पिटाई शुरू कर देते हैं। पहले हाथों से, फिर राइफल के बट से पूरी तरह से पिटाई से मनीष लहूलुहान हो जाते हैं। कमरे के फर्श पर खून फैल चुका था। मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। पिटाई के बाद जब पुलिस वालों का जी नहीं भरा तो वो मनीष को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। फिर उसे गाड़ी में डालकर सीधे अस्पताल ले गए क्योंकि पुलिस वालों को भी एहसास हो चुका था कि मनीष की हालत बिगड़ रही है। और फिर अस्पताल जाने के कुछ ही देर बाद मनीष ने दम तोड़ दिया। अब मनीष की मौत की खबर गोरखपुर से कानपुर तक पहुंची। परिवार दौड़ दौड़ कर गोरखपुर आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने थी। अब पुलिस वालों के हाथ पांव फूलते हैं और बला टालने के लिए वो आनन फानन में मनीष गुप्ता की लाश को गोरखपुर से कानपुर भेज देते हैं। और परिवार वालों की माने तो सबूत मिटाने की कोशिश भी होती है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक। बीते 1 साल में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए। इससे देश का एक्सपोर्ट अप्रैल-सितंबर छमाही में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसे और बढ़ाने के लिए सरकार ECGC में निवेश करेगी और इसका IPO लाएगी। उम्मीद यही है कि इससे 60 लाख नई नौकरियों के मौके भी पैदा होंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए ऐलान करती जा रही है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में अगले 5 साल के दौरान 4400 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है।
बैंक के लोन के ऊपर भी ईसीजीसी बैंक को कवर देती है, जिससे क्रेडिट मिलने में, लोन मिलने में आसानी हो जाती है। इन दोनों चीज को और बड़े पैमाने पे ईसीजीसी कर सके, उसके लिए 4,400 करोड़ रुपए कैपिटल के रूप में सरकार ईसीजीसी में डालेगी, जिससे लगभग 88,000 करोड़ रुपए तक का और अधिक लोन बैंक्स दे सकते हैं और उसके ऊपर इंश्योरेंस कवर ईसीजीसी उनको दे सकेगी। इस निवेश में 2022 से लेकर 2026 तक एक्सपोर्टर्स और बैंकों को मदद मिल सकेगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से 59 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इनमें से 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां संगठित क्षेत्र में होंगी। सरकार के मुताबिक इस निवेश और ईसीजीसी के आने वाले आईपीओ के जरिए ईसीजीसी की अंडरराइटिंग कैपेसिटी बढ़कर 88,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस क्षमता के बढ़ने का फायदा निर्यात में इजाफे से मिलेगा, जो अगले 5 साल में 5,28,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। सरकार का दावा है कि बीते 1 साल में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इन कदमों के असर से देश का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 सितंबर तक देश से 185 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया गया था। ये किसी भी कारोबारी साल की पहली 6 माही में एक्सपोर्ट किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। निर्यात के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटी सरकार का दावा है कि इस कदम से सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई सेक्टर को ही मिलेगा। एक बड़ा थ्रस्ट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के एक्सपोर्ट को छलांग लगाने के लिए। अभी तक देश ने मैक्सिमम एक्सपोर्ट 330 बिलियन डॉलर, वो भी 3 साल पहले किया था। कई वर्षों से हमारा एक्सपोर्ट 300 बिलियन के आसपास चल, तो एक बहुत सारे निर्णय एक साथ लिए गए हैं गत कुछ महीनों में। उन सब निर्णयों के संयुक्त इम्पैक्ट ये होगा और सभी निर्यातकों में एक ऐसा उत्साह है आज, उस सब को मद्देनजर रखते हुए ये एक ऐतिहासिक साल रहेगा भारत के निर्यात के दृष्टिकोण से। दरअसल छोटे कारोबारी और जल्दी देश में गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत हो जाएगी। शेयर बाजार की तर्ज पर इस एक्सचेंज में गोल्ड की खरीद फरोख्त की जा सकेगी, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही ज्वेलर्स ने महज 100 रुपए में सोने के निवेश करने की स्कीम्स लॉन्च की हैं। युवा ग्राहक इस तरह की स्कीम्स में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने को हरी झंडी दिखा दी है। गोल्ड एक्सचेंज शुरू हो जाने के बाद लोग शेयर बाजार की तरफ सोने में भी निवेश कर सकेंगे। जानकारों का भी मानना है कि ये निवेश के एक मजबूत और बेहतर विकल्प को लोगों के सामने रखेगा। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको एक गोल्ड में भी निवेश करने का मौका मिलेगा और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से सोने के प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं उससे निवेशक या ज्वेलरी जो लोग नहीं खरीदना चाहते उनको अब गोल्ड एक्सचेंज अगर लॉन्च होता है तो उसमें निवेश करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। गोल्ड एक्सचेंज के आने में तो अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही ब्रांडेड ज्वेलर्स ने सोने में महज 100 रुपए में निवेश करने का मौका ग्राहकों को दिया है। हालांकि 100 रुपए में सोना खरीदने वालों को इसकी डिलीवरी नहीं मिलेगी। अगर सोने की डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए कम से कम 1 ग्राम सोने की कीमत के बराबर निवेश करना होगा, यानी करीब 4,000 रुपए का निवेश करने पर उसकी फिजिकल डिलीवरी मुमकिन हो पाएगी। कोरोना काल में ज्वेलरी की बिक्री में आई कमी और फेस्टिव सीजन के पहले अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए ज्वेलर्स ये तरीका आजमा रहे हैं। इसमें एक स्कीम में एक कंडीशन ये है कि जब आपका सोने का निवेश 1 ग्राम तक पहुंच जाएगा तब उसी समय आप जो है ज्वेलर से फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि आपको एक बार में ही 1 ग्राम सोना नहीं खरीदना है। आप थोड़ा थोड़ा सोना खरीद कर 100 रुपए से शुरुआत करके थोड़ा थोड़ा सोना खरीद कर आप 1 ग्राम तक जब आप पहुंच जाएंगे तभी आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी रहेगी। इस ऑफर में सोना ऑनलाइन बेचा जा रहा है और इसे एक तरह का म्यूचुअल फंड SIP करार दिया गया है। ज्वेलर्स का दावा है कि इस तरह के निवेश में युवा ग्राहकों की खासी दिलचस्पी है। 100 रुपए में सोना खरीदने का ऑप्शन ज्वेलर्स या तो अपनी वेबसाइट पर दे रहे हैं या इसके लिए उन्होंने डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म से करार किया है। वैसे डिजिटल मोड में सोने की खरीद फरोख्त का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। मोबाइल वॉलेट पिछले साल ही इसकी शुरुआत कर चुके हैं। 3 से 4,000 रुपए सोने के निवेश में लगाने वाले लोग सिक्के और गोल्ड बार खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।